सिमरन भारद्वाज और आपका स्वागत करती हूँ प्लान योर वोट विद सिमरन भारद्वाज में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नसोगी वार्ड नंबर 14 से, जिन्होंने ज़िला परिषद सदस्य के रूप में दावेदारी पेश की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज़ाद उम्मीदवार देवेंद्र गोपाल नेगी जी की। तो आइए जानते हैं कि इस बार इनकी तैयारी कैसी है। देवेंद्र नेगी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका भाई जी। मैं देवेंद्र नेगी सबसे पहले अपनी कुलजा माता देवी स्यासनी की जयकार करता हूं और आज मैं जिला परिषद वार्ड नंबर 14 नसोगी से एक प्रत्याशी के रूप में, जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में आज आपके सामने आया हूं और मुझे नसोगी क्षेत्र की सभी प्रबुद्ध जनता का जो समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन के जो है जितना भी मुझे आज क्षेत्र से जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये जो समर्थन है एक बहुत बड़ा बदलाव जो है यह लाने जा रहा है। जी नेगी जी, हमारे इस कार्यक्रम में हम कुछ सवाल जवाब आपसे करेंगे, जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि जनता को विकास को लेकर आपके दृष्टिकोण को समझने में आसानी होगी। इसी कड़ी में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नसोगी वार्ड नंबर 14, जहां से आपने दावेदारी पेश की है जिला परिषद सदस्य के लिए, आपके इस वार्ड के अंतर्गत कितनी पंचायतें आती हैं? हमारे इस वार्ड के अंतर्गत 12 पंचायतें आती है, जिसमें सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूं तो पिछली हार पंचायत है, उसके बाद द्वारा पंचायत है, फिर कटराई पंचायत है, कटराई के बाद हलान 2 पंचायत है, हलान 2 के बाद जो है बड़ा गांव है, बड़ा गांव के बाद जो है हमारी पनगांव पंचायत है, फिर लियाड़ा पंचायत है, फिर बरान पंचायत है, फिर आपके शरीन पंचायत है, फिर नसोगी पंचायत है, मनाली पंचायत है और शनाग पंचायत है। ये 12 पंचायतें जो है मेरे इस जिला परिषद वार्ड में आती है। जी। तो इन पंचायतों का जिनमें आपने जिक्र किया, प्रचार प्रसार के लिए आप जा रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है आपको? देखिए, उम्मीद से ज्यादा रुझान मुझे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि जनता ने जिस तरह से मुझे चुनाव लड़ने के लिए, हमारे जितने भी डेलीगेशंस थे और बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हमें आपकी जरूरत है। और मैं इस नसोगी वार्ड की जो प्रबुद्ध जनता है, उन्हीं के आग्रह पर आज इस चुनाव में के जो मैदान में उतरा हूं। और वास्तव में पहले भी जो 2 चुनाव हुए थे, ये चुनाव बिल्कुल भिन्न है। इस चुनाव में मुझे इतना समर्थन मिल रहा है कि जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। बहुत से लोग तो खुले तौर से जो ऐलान कर रहे हैं और बहुत से लोग जो है दबी जुबान में ऐलान कर रहे हैं कि नेगी जी अब की बार आप निश्चित तौर से सीट जीतेंगे, क्योंकि क्षेत्र को भी जो है जरूरत है हमारी सेवाओं की, और मैं सेवाएं हमेशा देता रहा हूं। जन सेवा जो हमारी जनता के लिए जो समर्पित होकर हमने जो कार्य किए हैं, तो शायद इसी का ही परिणाम होगा जो आज क्षेत्र की जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। जी, ऐसे में मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है नेगी जी कि आपने पहले भी 2 बार जो है वो दावेदारी पेश की है जी। और बहुत ही कम मार्जिन से जो है आप जीत से पीछे रह गए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उस वक्त क्या कमियां रही होंगी? क्योंकि थोड़ा सा अगर हम विश्लेषण करें तो ये सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या कमियां रह गई होंगी और इस बार उन कमियों को पूरा करने के लिए क्या रणनीति है? बिल्कुल, मैंने 2 बार पहले भी दावेदारी की थी। पहली बार 2010 में मैंने दावेदारी की थी, लेकिन उस वक्त भी किसी वजह से समर्थन मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद हमारी बहू भी लड़ी थी, उनका भी बहुत ही कम हार जीत का अंतर रहा था। मेरा अंतर तो बहुत ही नजदीक था, 34-35 वोटों का था। तो बहू का भी अंतर जो था 70-75 वोटों का, उनका भी अंतर रहा था। और आज जो है समर्थन मुझे नहीं दिया गया, इसके पीछे चलो आंतरिक कारण कई रहे होंगे, पार्टी के अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैंने तो पार्टी के लिए अपने 35 साल जो है इस अपने पार्टी के लिए दिए हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा रही कुछ लोगों की,
वो जाने। लेकिन मेरा जो कार्य है, जो मेरे जो काम है, मैंने जो जनता के साथ दिन रात कार्य किए हुए हैं, वो बोलते हैं और उसी के आधार पर जो है मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। शायद अपने नसीब में यही लिखा होगा कि मुझे आजादी लड़ना है, तो मैं अपने स्वाभिमान के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो कार्य मैंने किए हैं तो जनता मुझे जरूर इसका फल देगी। और इसी को लेकर मैं आज जो है जनता के दरबार में इस जो लड़ाई को लाया हूं। और मुझे मेरी जो निर्णायक जो इसमें जो ये लड़ाई है वो जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है। और आपने यहाँ पे नसीब की बात की नहीं जी, तो नसीब का तो कोई भी नहीं जानता। क्या पता इस तीसरी बार जो है जनता आप पे एक बार फिर से जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाए और तीसरी बार आपको जिला परिषद सदस्य के रूप में चुन ले। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। निश्चित तौर से जो है इस बार मेरी जो जीत है बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मुझे इस तरह से फीडबैक मिल रहा है जहां मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि यहां से भी मुझे समर्थन मिलेगा, मुझे वहां से भी समर्थन मिल रहा है। ये पंचायत के चुनाव है, पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं है। और लोग जो है इसी को आधार मानकर वो देख रहे हैं कि देवेंद्र नेगी में कुछ न कुछ तो होगा, जिस वजह से मुझे ये समर्थन मिल रहा है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का जो हमेशा मुझे दिन रात अपने टेलीफोन पर ही समर्थन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नेगी जी जब आपकी संदूकड़ी खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ कितनी जनता है। तो मैं गदगद हूं और संतुष्ट हूं और पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जी, आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये बात कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। ये तो वाकई बहुत सराहनीय नेगी जी। इसी बीच में मगर बहुत समय से आप एक विचारधारा से जुड़े रहे जी, और मैं कहूंगी कि अभी भी जुड़े हैं कांग्रेस की विचारधारा से आप। मैं आज भी जुड़ा हूँ जी, मैं आज भी जुड़ा हूँ। मैं प्रदेश का सचिव हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं आज भी जुड़ा हूँ। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये चुनाव जो है ये कोई राजनीतिक जो है उस पर चुनाव चिन्ह पर नहीं है। जी। ऐसे में आपके कांग्रेस के लोगों में काफी निराशा का माहौल तब हुआ जब आपने दावेदारी पेश की और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको आजाद जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चुनाव जो है जीतने के लिए लड़े जाते हैं जी। और जब जनता को लगा, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे और भी समाज में रहने वाले लोग थे, हर विचारधारा वाले लोग थे। जब मुझे समर्थन से मुझे वंचित किया गया तो लोगों को ये बात उनके गले उतरी नहीं कि एक देवेंद्र नेगी जैसा वरिष्ठ नेता जो इस सीट पर जो है हजारों की जो है उसकी संख्या में जीत दर्ज कर जो है इसको जीत कर झोली में डाल देगा। और वहां पर जो है इस प्रकार की अगर कोई ऐसी बाधा उत्पन्न होती है तो जनता को निराशाएं होती हैं। तो उस निराशा को आशा में बदलने के लिए आज मैं चुनाव मैदान में हूँ। जी, वाकई। और इसके साथ ही मैं एक और बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक हम बात करें, उनके बीच में जो एक सवाल उठा था कि आपको आजाद जो है वो नहीं लड़ना चाहिए, पर फिर भी जनता के समर्थन के साथ आप आगे आए हैं, जनता की आवाज बनकर आगे आए हैं। पर ऐसे में हमेशा से एक अवधारणा है नेगी जी कि आजाद जो उम्मीदवार होता है वो कहीं ना कहीं मात खा जाता है। क्या इस अवधारणा को बदलने के लिए इस बार पूरी तैयारी है? बिल्कुल निश्चित तौर से। मैंने पहले भी कहा कि मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि लोगों के सामने हमारे किए हुए कार्य होते हैं जी। तो उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। मैंने हर समय, संकट के समय, किसी भी समय में, प्राकृतिक आपदाओं के समय में, आगजनी के समय में और जो है कोविड-19 के दौरान में जो इस वक्त जो लॉकडाउन हुआ उसके समय में मैंने जितनी सेवाएं लोगों की की है, ये तो मेरी जन सेवा है। उसके बाद राजनीतिक तौर से भी मेरी कई सेवाएं हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। नेगी जी, आप विकास के मुद्दे को लेकर इस बार जो है इस चुनावी मैदान में उतरे हैं जी। और विकास की बात की जाए तो आसमानी बातें तो बहुत होती हैं, मगर धरातल पर वो विकास जो है वो ढूंढने पर भी कभी कभी और कहीं कहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे कुल्लू मनाली को कभी श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व नहीं मिला, फिर भी कहाँ कमी रह गई? आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। बिल्कुल, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो जो भी हमारे आज तक जो है क्षेत्र में जो भी जिस तरह से हमारा
जो प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर गया, उन्होंने जितने भी हो सके उन्होंने तो विकास के कार्य किए हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कि जिस तरह से कुल्लू मनाली आज के दिन में पर्यटन की दृष्टि से इस वक्त दुनिया के नक्शे पर है, एक दुनिया के मानचित्र पर है, और जिस तरह से कुल्लू मनाली के क्षेत्र में जो हमारा पर्यटन व्यवसाय है, क्षेत्र में अपने लोगों के अपने व्यवसाय है, होटल के अपने व्यवसाय है, जितना पैसा हम यहाँ से दे रहे हैं सरकार को, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हम दे रहे हैं सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जो विकास यहाँ होना चाहिए था, सरकार को खुलकर जो यहाँ पर हमें जो विकास योजनाओं के लिए धन देना चाहिए था, उसमें जरूर कमी महसूस हो रही है। इसके पीछे हम चाहे अपनी थोड़ी सी हम अपनी सुस्ती को माने या अपने कोई विजन को लेकर माने कि हर आदमी का, हर प्रतिनिधि का जो चुनकर जाता है उसका अपना अपना विजन होता है, तो उस विजन पर वो कितने सफल होते हैं, कितने नहीं सफल होते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की यहाँ पर जरूरत है। नेगी जी, आपको ये नहीं लगता, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, तो आपसे मेरा ये सवाल जो है करना लाजमी है, आपको ये नहीं लगता कि इसका कहीं ना कहीं कारण एक मजबूत विपक्ष का ना होना भी है? बिल्कुल सही कहा आपने कि पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष, ये एक धुरी है राजनीति की। तो जहां पर सत्ता में रहकर जो है विकास योजनाओं को अमली जामा देना पड़ता है, अगर सत्ता उसमें किसी प्रकार से असफल होती है या वहां पर किसी प्रकार की कमी होती है, तो विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वो उसको उठाए, उन चीजों को जनता के बीच में उसकी आवाज को बुलंद करें और उस मुद्दों को इतना ज्यादा उठाए कि सरकार को, सत्ता को सोचना पड़े कि वाकई हमारे से गलतियां हुई, हम चूक कर रहे और हमें ये कार्य करने पड़ेंगे। इसकी कमियां बराबर नजर आती रही हैं, खास करके हमारे क्षेत्र में तो बिल्कुल ये कमियां नजर आ रही हैं। जी, अगर हम बात करें 4 लेन की, मैं 4 लेन का जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ, दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहूंगी, क्योंकि 4 लेन की जब आधारशिला रखी गई थी, या मैं कहूँ कि रूपरेखा तैयार हुई थी, तो उस समय देवेंद्र नेगी जी का नाम और इनका योगदान उसमें काफी रहा है। तो ऐसे में इनसे मेरा ये सवाल बनता है, क्योंकि आप इसकी प्रारंभिक रूपरेखा जब तैयार हो रही थी, उस समय आप जो है योगदान दे रहे थे, पर आज जो रूपरेखा इसके सामने हमारे सामने है वो काफी भिन्न नजर आती है। नहीं जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब ये 4 लेन का जो प्रपोजल तैयार हुई थी, इस योजना को धरातल पर लाने के लिए मैं केंद्र सरकार का, तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी उसका और कमलनाथ जी का धन्यवादी हूं, क्योंकि परिवहन मंत्रालय में वो थे, कमलनाथ जी थे हमारे, और मुझे ये लगा कि जब उन्होंने मुझे यहाँ पर जो है इस क्षेत्र के जो विकास के लिए अपने साथ जोड़ा था, तो उस कमेटी में जाने के बाद जो है मैंने यही कमलनाथ जी से कहा था कि 1947 में अंग्रेजों के दौरान में जो सड़क बनी है, तो साहब आप भी कई बार यहाँ सड़क पे चलकर आए हैं, अभी भी उस सड़क की ना तो ज्यादा वार्निंग हुई है और ना ही ज्यादा उसका जो है कोई जो है उसका, हम लोग कहते हैं कि जीर्णोद्धार हुआ है। तो आज आप जो है केंद्र में है, मंत्री है, और परिवहन मंत्रालय आपके पास है, सड़क परिवहन मंत्रालय आपके पास है, तो मैंने कहा कि मेरा यहाँ आने का, आपके साथ रहने का मकसद यही है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए जो है इस योजना को सबसे पहले स्वीकृत कराऊं। तो निश्चित तौर से उनका बहुत सहयोग मिला और मुझे वहां पर रहते हुए पूरा 1 वर्ष लगा, और आखिरकार जो है इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए जो है केंद्र सरकार की हमें अनुमति मिली, और 3800 करोड़ रुपए का जो है पैकेज उस पर जो है हमने तैयार करके कमलनाथ जी के द्वारा यहाँ पर स्वीकृत कराया और टेंडर भी करवाए। ये प्रक्रिया शुरू हुई और कार्य भी शुरू हुआ, और आज कीरतपुर से मनाली जो है 4 लेन का कार्य बड़ी मतलब द्रुत गति से चला हुआ है। पीछे बिल्कुल शिथिलता आई थी, लेकिन अब पुनः जो है जहां जहां रुके कार्य शुरू हुए हैं, और बहुत जल्दी जो है ये सड़क जो है तैयार होने जा रही है। जी, नेगी जी, यहाँ बात हो रही है 4 लेन की, तो 4 लेन की अगर हम बात करें तो आज लोगों को इससे इतनी शिकायतें हैं,
आए दिन हम अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ते रहते हैं और जी। इसमें पढ़ने की बात नहीं, जाहिर सी बात है कि इतनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ऐसी रूपरेखा तैयार की गई थी? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि ऐसी रूपरेखा 4 लेन की कभी तैयार नहीं हुई थी। जब जिस वक्त इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, जब इसके सर्वे किए गए थे, उस दौरान में बहुत समय तक में, जहां बीच बीच में खास करके जो कुल्लू मनाली की जो बात आती है, तो उन सर्वे जो सर्वे हुए, उन सर्वे के बीच में मैंने बहुत जगह खुद जाकर देखा था, और जो कंपनी थी जिसने ये सर्वे किया था, इस प्रकार की जो आप जो बता रहे हैं कि जो हालात आज है, डेंजर जोन बने कई जगह पर, ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे। मैं हैरान हूं कि जो 4 लेन का जिस तरह से जो कार्य होना चाहिए था, कोई ब्लाइंड कर्व नहीं होना चाहिए उसमें, किसी प्रकार के इस प्रकार के जो है ना वहां पर कमियां नहीं रहनी चाहिए। आखिर आफ्टर ऑल ये 4 लेन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 4 लेन मनाली तक था, और ये जो है कीर्तपुर से आपके ग्यामनपुर तक जो है इसको 4 लेन किया गया। उसके बाद जो है सरकार भी बदल गई थी, और मैं हैरान हो गया कि ग्यामनपुर से लेकर मनाली तक इसको 2 लेन किया गया, जबकि होना तो यह था कि पूरी जो ट्रैफिक जो चलती है, जब मनाली की ओर जब जो टूरिस्ट आता है, बाहर से लोग आते हैं, तो सारा ट्रैफिक तो मनाली इकट्ठा होता है, और यहां पर 2 लेन कर दिया और आगे 4 लेन कर दिया। निश्चित तौर से ये बहुत गलत फैसला हुआ जहां तक मैं समझता हूं, और यहां भी जो जिस तरह से कर्व बनाए गए हैं, वो भी 4 लेन के बिल्कुल ही उसके माकुल नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है। बहुत से लोगों के यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई हैं, और इसका बहुत से लोगों ने विरोध भी किया है, और मैं भी उस विरोध में जनता के साथ शामिल हूं। और आने वाले दिनों में अगर कोई इस प्रकार इस विषय पर कोई बात करने की होगी, या इस विषय पर कोई किसी प्रकार का चैलेंज करने की बात होगी, तो मैं सबसे पहले इस चीज को उठाऊंगा कि ये 4 लेन जो है वो बिल्कुल उस जो मापदंड है उसके मुताबिक कुल्लू और मनाली के बीच में ये कार्य नहीं हुआ है। इसको ठीक से कार्य करना पड़ेगा, और दोबारा पुनः इसका जो है सर्वे को ठीक से देखना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। मुझे यहां जरूर गड़बड़ नजर आ रही है, बिल्कुल गड़बड़ नजर आई है, और ये गड़बड़ है, कहां है, क्यों हुई है, इसकी समय पर इसकी जांच जरूरी है, और इसकी जांच भी की जाएगी। जब बात यहाँ पे 4 लेन और सड़कों की हो रही है नेगिर जी, तो उसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत बार उठाया गया, पर बात को सिरे नहीं चढ़ी जी। तो वो मुद्दा है टोल प्लाजा का। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया। ये आपने कहा कि इसको उठाया गया, बिल्कुल उठाया गया। सबसे पहले टोल प्लाजा को यहां से उठाने की बात थी, या इस पर किसी प्रकार की रिलैक्सेशन देने की बात थी स्थानीय लोगों को। इसका सबसे पहले विरोध जो है हमने किया था, और कमलनाथ जी जब यहां आए थे पूर्व में, तब भी हमने कहा था, और जब यह मामला हमने मिलकर उठाया था, उसमें जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमने इसको उठाया था, और बाद में बीच में जो है ऐसे और भी संस्थाएं कई आए जुड़ी जिनने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। कोई बात नहीं, मुद्दे उठाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से इस पर कार्य करना चाहिए था उस तरह से कार्य नहीं हुआ। ये शोर शराबे में ये मुद्दा जो दब गया, जबकि वास्तविकता ये है कि जब कमलनाथ जी अब जब मुख्यमंत्री बनकर यहां पर स्पेन रिजॉर्ट में आए थे, तो हम लोग वहां उनसे मिले थे, और मिलने के बाद उनसे आग्रह किया था कि साहब ये टोल प्लाजा एक तो गलत लगा है, क्योंकि कुल्लू और मनाली के बीच में जो टोल प्लाजा जिसे का लगा हुआ है, उसके आगे जो है 17 किलोमीटर पर जो ग्रीन टैक्स है, उसके बाद आगे गुलाबा में टैक्स लिया जाता है। तो ये वैसे भी जो है ये टोल प्लाजा जो है वहां पर वाइबल नहीं है, लेकिन इस प्रयास को जब तक हम सिरे पहुंचाते आगे, और इसका कॉरस्पॉन्डेंस भी मैंने किया, कमलनाथ जी को लिखा, कमलनाथ जी की मुझे चिट्ठी आई कि हमने इस मुद्दे को, नितिन गडकरी जी आज के जो परिवहन मंत्री है, मैंने इस मुद्दे को उससे उठाया है। हम इस मुद्दे को उठा के चल ही रहे थे, तो बीच में कई आंदोलन शुरू हो गए,
कोई टोल प्लाजा पर जो है धरने शुरू हो गए। तो जब हमने देखा कि जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग उतर आए हैं तो शायद ये इसको ज्यादा जोर से उठाएंगे। और जो हमारा प्रयास चल रहा था वो प्रयास बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि एक रूटीन प्रयास था। जिस तरह से हमने इसको कमलनाथ जी के माध्यम से नितिन गडकरी तक ये मामला पहुंचाया था, आज भी ये नितिन गडकरी जी के जो है उनके कार्यालय में ये फाइल पड़ी हुई कमलनाथ जी की। तो निश्चित तौर से मैं अगर यहां से जब विजय होकर जाऊंगा जिला परिषद में तो इस मामले को जहां वो फाइल पहुंची है उसको पुनः उठाऊंगा। और अभी जो भी जिन लोगों ने भी काम किया है ठीक किया होगा, लेकिन जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस सिर्फ धरना प्रदर्शन तक ही नहीं, इसके आगे भी जो है उस मंत्रालय से भी इसका जो है प्रोसेस शुरू होना चाहिए। और जब तक हम इस मामले को केंद्रीय जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री उनके कार्यालय तक नहीं पहुंचाते तब तक हम मुझे लगता नहीं है कि हाँ किसी प्रकार से हम सफल होंगे। और मैं चाहता हूं कि टोल प्लाजा जो है या तो या स्थानीय लोगों को इसमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, कुल्लू मनाली के लोगों को, या तो उस टोल प्लाजा को यहां से हटा के कोई दूसरी जगह ले जाना चाहिए। कम से कम इसको 50-60 किलोमीटर दूर यहां से लगाना चाहिए। ये मैं भी समझता हूं कि जो जिस तरह से लगा है ये गलत लगा था। इसका विरोध जब होना था तब हुआ नहीं। आज विरोध हम कर रहे हैं तो स्वाभाविक इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है। और ये जो मामला सिर्फ केंद्रीय जो परिवहन सड़क और परिवहन मंत्री है उनके कार्यालय से ही इसका समाधान होगा। जी नेगी जी, अभी तक आपने जिन मुख्य बिंदुओं के बारे में बात की जी, अगर आप वाकई चुनकर आते हैं और इनको अपनी प्राथमिकता बनाकर इन पर कार्य करते हैं तो वाकई जनता के लिए हितकारी साबित होगा। देखिए मैंने हमेशा यही कार्य किया है कि जो भी समस्याएं सामने खड़ी होती हैं, चाहे वो यहाँ जितना भी हमारा फ्लड प्रोटेक्शन की बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि 95 में जो है फ्लड आया तब से लेकर यहाँ पर जगह जगह डेंजर जोन बने हुए हैं। पतली कुल जैसा क्षेत्र तो आज इतना डेंजर जोन में है कि लोग रात को सो नहीं पाते हैं बरसात के दिनों में। और मुझे सुनने में आया कि सरकार ने 583 करोड़ रुपए जो है इस तटीकरण के लिए स्वीकृत किया है। और सरकार में कुछ लोग बैठे उन्होंने ये भी कहा था कि ये पैसा जो आ चुका है, लेकिन अभी तक इस तटीकरण का जो कार्य जो है वो अभी कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो शुरू हुआ। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, मैं अपने स्थानीय मंत्री से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारे डेंजर जोन क्षेत्र हैं कम से कम वहां पर प्रायोरिटी पर काम किया जाए, क्योंकि सरकार ने ही आश्वासन दिया पतली पुल में कि हम यहां पर आरसीसी बाल लगाकर प्रोटेक्शन बाल लगाकर पतली पुल को सेव करेंगे। वरना ये पतली पुल कस्बा आज जो है हजारों रुपया जो है रेवेन्यू के रूप में, करोड़ों रुपया रेवेन्यू के रूप में दे रहा है, ये किसी भी दिन में इस बाढ़ में मिट सकता है। और लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने मकान से अपने किसी प्रकार के नुकसान में बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं इस पर गंभीरता से जो है मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और यहाँ स्थानीय जनता के साथ भी उनके माध्यम से आवाज को बुलंद करूंगा और सरकार से भी और अपने जो हमारे मंत्री है, कंसर्निंग मंत्री है, उनसे भी जो जिनके पास ये विभाग है उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये जो पतली पुल के साथ पतली पुल का अनसेफ है ही है, इसके साथ साथ जो भी डेंजर जोन क्षेत्र हमारे बने हुए हैं उस पर प्राथमिकता आधार पर पहले वहां पर काम शुरू किया जाए, उसके बाद सारे में काम शुरू करें। 583 करोड़ रुपए आपके पास है तो बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं सरकार का, लेकिन वो लगे तो लगे। अगर जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किए वाली बात होगी। जब चिड़िया क्या कहते हैं ना, वो कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर क्या करेंगे हम। ये चीजें हैं वो बड़ी जरूरी है। आज जनता की सुरक्षा की जो जहां बात आती है तो प्राथमिकता के आधार पर सरकार को इस पर जो है कदम उठाने चाहिए। जी, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा अभी तक हमने जो है राजनीतिक पहलू यहाँ पर डिस्कस किया जी, पर कहते हैं ना नेगी जी की हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जी, बहुत बेहतर तरीके से सभी ये लोग जानते हैं कि समाज सेवी के रूप में भी देवेंद्र नेगी जी को खूब जो है वो पसंद किया जाता है। इसमें चाहे धन्यवाद। प्राकृतिक आपदाओं में आगजनी या बाढ़ से प्रभावित लोग हों जी। या फिर वृद्धाश्रम से अगर हम रुझान जी। लें तो हमेशा से जो है वो आपका नाम
वहाँ पे सहयोग में, समर्थन में सबसे आगे रहा है। जी तो इसके लिए आप कहाँ से प्रेरित होते हैं इस तरह की समाज सेवा के लिए? देखिए, ये प्रेरणा तो मुझे अपने बुजुर्गों से मिली है। जी, जो मेरे पिताजी थे वो भी एक समाज सेवी थे, जी, और मैं जो है इतना भाग्यशाली नहीं रहा कि उनका आश्रय मुझे, उनका जो है आशीर्वाद मुझे ज्यादा समय तक मिले। लेकिन 1.5 वर्ष की आयु में, जब मेरी 1.5 वर्ष की आयु थी, तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। लेकिन वो बहुत समाज सेवी थे और एक वैद्य टाइप के लोग थे, जैसे उस वक्त वैद्य होते थे ना, पुराने जमाने डॉक्टर भी होते थे। तो वो क्षेत्र में जो है मुफ्त सेवाएं करते थे लोगों की, जगह जगह जाना, काढ़े की दवाई को, दूसरी कोई जड़ी बूटियां उनके पास आती थी, हाथ देखना, दूसरे डॉक्टर भी होते थे। तो समाज सेवा, वहां से मैंने उनसे, उनके जो है जो आचरण थे, वहां से मैंने इसको सीखा। और जब मैं बड़ा हुआ तो लोगों से सुना कि आपके पिताजी ने ऐसे कार्य किए, आपके पिताजी ने वैसे कार्य किए, तो वही प्रेरणा मुझे उनसे मिली समाज सेवा की, और मैं उस प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ता रहा। बचपन से ही जो है इस कार्य में जुटा रहा, और इसी कार्य को देखते हुए मैं अपने पंचायत का 25 वर्षों में ही प्रधान बना था मैं, और निरंतर जो है 20 वर्ष में अपनी पंचायत का प्रधान रहा, और 15 वर्षों में प्रधान और प्रधान परिषद हमारा होता था, मैं उसका भी चेयरमैन रहा। तो ये एक प्रेरणा रही, सेवा रही, और मैं सभी के साथ जो है पूरी निष्पक्षता के साथ जिंदगी काम करता रहा। मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। मेरी जिंदगी की किताब एक बड़ी खुली किताब है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से मैं काम करता रहा, और ना तो इतने सालों में अपने ऊपर मैंने कोई जो है कहते हैं दाग लगने दिया, और ना ही मैं इस प्रकार के किसी भी काम में इन्वॉल्व रहा जहां जो लोगों को लगे कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरा जीवन पूरी तरह से समर्पित रहा, ईमानदारी से कार्य करता रहा। अगर देवेंद्र नेगी जी, मैं ये कहूँ कि आपका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है जी वो बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि शायद जितने अप्स एंड डाउन आपने देखे हैं, जी। जितना संघर्ष आपने किया है, शायद ही कुछ ऐसे नेता होंगे जिनके जीवन में इतना संघर्ष रहा होगा। और इसी के साथ बात तो हमें आगे की करनी है, जी आगे की बात करनी है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त नसोगी वार्ड ही क्यों, आपको हमारे मनाली सदर में सबसे बड़ी समस्याएं क्या लगती हैं? और अगर आप आते हैं, जी। जिला परिषद सदस्य के रूप में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पंचायती राज में कुछ ना कुछ आप भी नई चीजें करेंगे, कुछ ना जी। कुछ आपकी भी प्राथमिकता है। जी जी वो क्या चीजें? देखिए, आपने जहाँ विकास की बात की, तो नसोगी बात तो मेरा एक कार्य क्षेत्र हुआ इसका चुनाव का, जी, लेकिन मैं तो समस्त पूरे विधानसभा क्षेत्र क्या, पूरे कुल्लू के लिए मैं सोचता हूँ। जो मेरा अनुभव है, जो मेरी कार्य प्रणाली रही है, वो हमेशा से यही रही है कि हम पूरे जिला कुल्लू का विकास करें। जी, और इसके लिए जो हमारे दिमाग में जो हमारे विजन है, वो यही है कि हमारा कुल्लू मनाली जो है वो पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है केंद्र है बना हुआ। तो हम देखते हैं कि अगर हमने पर्यटन की दृष्टि से इसको उभारना है, तो हमें सबसे पहले जो है हमें नए नए जो हमारे जो पर्यटन स्थल है उसका हमें विस्तारीकरण करना पड़ेगा। जी, हम सिर्फ एक रोहतांग पर जो है डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी माननीय एनजीटी ने कई हमें जो है वहां पर शिक्षण लगाई हुई है, जिस वजह से हमारा जो पर्यटन व्यवसाय है काफी टूट चुका है। जी, कि जहां पर 5000 गाड़ियां जाती थी, वहां अगर 1200 गाड़ियां और 2000 गाड़ियां जाएंगी, तो निश्चित तौर से आप अंदाजा लगाएं कि हमारा पर्यटक कितने दिन इंतजार करेगा। उनके लिए और विकल्प चाहिए, और ये विकल्प हमें ढूंढने पड़ेंगे। मैं इसकी लड़ाई बड़े लंबे समय से लड़ रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से लड़ रहा हूं, और अखबारों के माध्यम से मैं लड़ रहा हूं, और जब भी सरकार और प्रशासन के बीच में मौका मिलता है तो हम चीजों को उठाते रहते हैं कि मनाली में हमें जो है पर्यटन स्थल का विस्तार करना ही पड़ेगा। इससे हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और यहाँ पर्यटन विस्तार होने के बाद यहाँ पर्यटक को हम कई दिनों के लिए रोक भी सकते हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए हम पर्यटक को यहाँ पर रोकेंगे, टूरिस्ट को रोकेंगे, तो इसका फायदा हमारे क्षेत्र को मिलेगा, हमारे को वैली को मिलेगा। लेकिन अभी हम पूरी तरह से इसमें बहुत पीछे हैं। इसको लाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए
निश्चित तौर से मैं इस आवाज को बुलंद करूंगा, चाहे जिला परिषद की बात हो, चाहे किसी भी मंच की बात हो। मैं हर जगह पर जाकर जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए, पर्यटन योजनाओं के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। यही हमारे लिए बहुत बड़ी देन होगी। चाहे व्यापार की बात करें, चाहे आप जो है टूरिस्ट की बात करें, चाहे होटल्स हमारे चलने की बात करें, किसी तरह की बात करें, पर्यटन विस्तार मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा और युवाओं को रोजगार देना उसमें मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा। जी। और अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो पंचायत लेवल पे किस तरह के कामों की में आपकी प्राथमिकता रहेंगी, पंचायत लेवल पे जो हम कर सकते हैं? देखिए, पंचायत लेवल की बात ऐसी है कि मैं जब 1985 में पहली बार प्रधान बना था तो उस वक्त फंड्स बड़े कम होते थे और आज जो है फंड्स जो है पंचायतों के लिए जो है थोक में दिए जा रहे हैं और योजनाएं जो आपकी जो है ना, जो अभी 15वां वित्त आयोग है, 14वां वित्त आयोग पीछे हुआ है, इतनी धनराशि पंचायतों में आ रही है कि हम अगर ठीक से हमारा विजन हो, ठीक से हमारी सोच हो, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है पंचायत में, उनमें अगर ठीक तरह से उनकी अपनी आपस में सामंजस्य हो तो पंचायतों में कई ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। महिला उत्थान के कार्य किए जा सकते हैं, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए उसके कार्य किए जा सकते हैं, क्षेत्र में जो विकास कार्य, रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनका निर्माण किया जा सकता है और जगह जगह जो हमारे जिस तरह से जो आज जो है गांव में कार्य होते हैं, हैंडीक्राफ्ट से कार्य होते हैं, वेजिटेशन के कार्य होते हैं, कई किस्म के कार्य, हम खेती बाड़ी वाले लोग हैं और जो हमारा मुखिया जो है एक दूसरा जो यहाँ पर सोर्स है वो हमारे सेब हैं, उसकी किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से हम लोगों ने इसको जो है ना आगे ठीक लोगों को कीमत मिले और क्षेत्र के लोगों को जो है ना उनके जो अपने जो स्वरोजगार है उसको ढूंढने का मौका मिले, इस पर पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की जरूरत है और हमें भी इस मामले में पंचायतों के साथ तालमेल करने की जरूरत रहेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इस मामले में विशेष करके ध्यान देंगे। जी, वाकई बहुत अच्छे दृष्टिकोण के साथ इस बार आप जो है दावेदारी पेश की है देवेंद्र नेगी जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जनता इस बार जो है आपके इन बातों से आश्वस्त होगी और आपको सेवा का मौका भी देगी। धन्यवाद नेगी जी। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में वैक्सीन आ गई है परंतु अभी भी जो है काफी समय लगेगा सभी लोगों तक जो है वो वैक्सीन पहुंचने में। ऐसे में इलेक्शंस करवाना चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल है। प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं अपने लेवल पे, मगर एक उम्मीदवार होने के नाते आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप जनता के नाम एक संदेश दें। कोरोना संकट चल रहा है, कोविड-19 का भी प्रभाव है, इसमें अभी कोई ज्यादा राहत नहीं मिल रही है, तो मैं यही कहूंगा कि जो चुनाव आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जा रहे हैं उस चुनाव के अंदर जो हम जो खुद उम्मीदवार हैं हमें तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा और इसके साथ साथ हमें अपने जनता का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आज हम देख रहे हैं कि खैर पंचायत की अकेली बात नहीं है, कोई भी राजनीतिक जनसभाएं होती हैं तो जिस तरह से सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को बहुत से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इसको बड़े लाइटली ले रहे हैं। ये बहुत ही जोखिम भरा जो कार्य है, अगर हम लोग इसमें एहतियात नहीं बरतेंगे तो हम बहुत बड़े संकट में भी गिर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही अपने क्षेत्र की जनता को, समस्त अपने कुल्लू मनाली की जनता को यही आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि वो अपना ख्याल रखें, जो भी निश्चित दूरी है उसको बनाए रखें और अपने मुंह पे हमेशा मास्क लगाए रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और अपने साथ है जो लोग जो आते हैं जाते हैं उनका भी ध्यान रखें। ये बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। जैसे मैंने कहा कि कोविड-19 में जो जिस तरह से आज इसका जो क्षेत्र में असर कम नहीं हुआ है, तो मैं सभी मतदाताओं से यही विनती करना चाहूंगा कि वो अपने जो मतदान है, जो आपने अपना मतदान देना है, मतदान करना है, अपना मतदान करने के लिए वो अपने मतदान केंद्रों पर जाएं, लेकिन सुरक्षित रहें और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप अपना मतदान करें। और इसी के साथ दूसरा मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि एक नसोगी वार्ड से प्रत्याशी के रूप में मैं आज आपके सामने हूं, जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में, और मेरा जो चुनाव निशान है
वो टेलीविजन है। तो मैं समस्त प्रबुद्ध जनता से, नसोगी क्षेत्र की जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से पूर्व में आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, इसी तरह से आप इस बार मेरे चुनाव निशान टेलीविजन पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से मुझे जो है कामयाब करें। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आपका हमेशा सेवा करने के लिए जो आपके दरबार पर रहूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल एक ऐसा चुनाव रहेगा कि जो जनता का जो चुनाव है और जनता की अदालत से मेरा फैसला आएगा, और ये फैसला मेरे हक में जनता देगी। मुझे पूरा भरोसा है। समस्त नसोगी क्षेत्र की जनता को मेरा नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय नसोगी क्षेत्र की जनता। बहुत खूब देवेंद्र नेगी जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी इस चर्चा से आप सभी को समझ आया होगा कि देवेंद्र नेगी जी क्या दृष्टिकोण लेकर एक बार फिर से आपके बीच हैं और क्यों इन्होंने दावेदारी पेश की है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं नेगी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ पर आने का मौका दिया और मैं आपके सामने कुछ चंद बातें मैं कह गया। इसमें कहीं कहीं मेरी से गलती होगी, मैं क्षमा चाहूंगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में हमेशा आऊंगा और जरूर आपके साथ जो अपनी जिंदगी की बातें, राजनीति की बातें और समाज सेवा की बातें शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे कीजिए सब्सक्राइब। अगली बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक ऐसे ही और उम्मीदवार के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।